स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा। क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। हमारी जीवन शैली का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, काम का बढ़ता दबाव, रिश्तों की उलझनें और हर समय बेहतर करने की होड़ ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया है। यही वजह है कि आजकल तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं मानसिक समस्याओं में एक नाम है ओसीडी, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंटेंट क्रिएटर शशांक जायसवाल अपने पॉडकास्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन के साथ ओसीडी के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत में हम जानेंगे कि आखिर ओसीडी क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचानें, इसके पीछे की मानसिक स्थिति क्या होती है और इससे बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक सीजन 2। आज का ये एपिसोड बहुत ही नॉलेजेबल और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाली है, हर नेम इज डॉक्टर कशिका जैन। सी इज अ रिनोन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर, जो अपने नो मेडिकेशन फर्स्ट अप्रोच के लिए जानी जाती है, जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे डीप रूटेड मेंटल चैलेंज को सिर्फ मैनेज नहीं, उसको जड़ से खत्म करने पे फोकस करती है। उनकी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप काफी पॉपुलर है, जहां पे वो मेंटल चैलेंज को बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझाती है। लेट्स वेलकम डॉक्टर कशिका जैन। हेलो मैम। Hello, thank you so much for having me. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम, ओसीडी क्या होता है और ये नॉर्मल हैबिट से कैसे अलग है? OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक पूरा साइकिल होता है कि एक इंसान के दिमाग में कुछ ट्रिगर्स फिक्स हो जाते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी की एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई मेमोरी बेस्ड भी हो सकता है। उसके दिमाग में सर्टेन कुछ ट्रिगर बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ थॉट्स रिपीट होते हैं, कुछ इमेजेस भी रिपीट हो सकती हैं, या उसको कुछ बॉडी में अर्जेस भी रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से उसे बहुत एंग्जाइटी होती है, उसे डर लगता है और उसका ब्रेन उसको बोलता है अगर तुम्हें रिलीफ चाहिए इस मोमेंट में तो तुम एक एक्शन, उसका ब्रेन सजेस्ट करता है कि इस एक्शन को करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कंटामिनेशन ओसीडी है, साफ सफाई की ओसीडी की थीम बहुत ही कॉमनली नोन थीम है कि एक इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि वो गंदा है या आसपास की चीज़ें गंदी है, तो उसके दिमाग में वहम आता है कि उसने किसी गंदी चीज़ को छू लिया है, यहाँ पर सोफे पे कोई आकर बैठा होगा, उसकी हाइजीन अच्छी नहीं होगी, तो उसको ये वहम दिमाग में बार बार घूमता है और उसको बहुत उससे एंग्जाइटी होती है और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने अभी साफ नहीं किया तो ये गंदगी सब जगह फैल जाएगी और ये गंदगी फैल जाएगी तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हो जाएगी, किसी को नुकसान हो जाएगा और इस डर की वजह से उसका दिमाग बोलता है कि अगर ये चीज़ गंदी है तो तुम अब इसे साफ करो। इसको कहते हैं हम कंपल्शन। जब वो साफ सफाई करता है तो उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ होता है। इसके बाद ओसीडी के ट्रिगर यानी कि वही चीज़ उसके दिमाग में और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, यानी कि पैटर्न स्ट्रांग होता रहता है। तो ऐसे पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है और वो इंसान कभी भी फ्री नहीं होता। लेकिन ये केवल गंदगी तक सीमित नहीं है,
इसकी अलग अलग थीम होती है। जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें डाउट होता है कि दरवाज़ा शायद ठीक से बंद नहीं हुआ है या गैस हमने ठीक से बंद नहीं किया है। इन सारे विचारों से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो डरता भी है कि भगवान के लिए इतने बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान नाराज़ हो जाएं, मेरा या मेरे परिवार का कुछ बुरा हो जाए। इसी डर की वजह से उसका माइंड उसे कहता है अब माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारे मन में इतने गंदे विचार आए तो हो सकता है तुमने ही ऐसे सोचे हों। तो उस डर की वजह से वो माफ़ी मांगता रहता है, या कुछ लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं। तो हर इंसान के दिमाग में कुछ अलग चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन जो कॉमन होता है वो इसमें दिमाग में ऑब्सेशन आना, यानी कि रिपीटेडली विचार का आना। वो तस्वीर के रूप में आता है या केवल एक शब्दों के थॉट्स के रूप में आता है, और उससे इतना एंग्जाइटी डिस्ट्रेस फील होता है उसे कि वो तब तक रिलीफ नहीं मिलता जब तक कि वो कंपल्शन ना कर ले, या फिर वो दूसरों से रीअश्योरेंस लेता है, पूछता रहेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। या दूसरे से अगर उसको साफ सफाई का वहम है तो उससे पूछेगा कि क्या मैंने ठीक से साफ कर लिया था, या तुमने देखा था मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया था क्या। तो वो रीअश्योरेंस लेता है, या फिर वो अवॉइड करता है, यानी कि वो उस जगह से या उस पर्सन से, उस काम से बचेगा। तो किसी भी तरीके से अवॉइडेंस, रीअश्योरेंस या कोई कंपल्शन लेना ओसीडी को और बढ़ाता रहता है। ओसीडी और नॉर्मल हैबिट में ये फ़र्क होता है कि आपकी आदत होती है, उसे भी आप रोज़मर्रा रिपीट करते हैं, लेकिन उससे आप इतना एंग्शियस या पैनिक नहीं होते हैं। आपको कंपल्सिव अर्ज नहीं आती है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो नॉर्मल हैबिट में इंसान का कंट्रोल उसके पास होता है, और ओसीडी में उसका कंट्रोल उसके पास से चला जाता है, उसका ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ये फ़र्क होता है। तो उसका ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। यस, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। मैम इसमें आपने ना 2-3 आपने बेसिकली सिम्टम्स बताए थे, जैसे कि गैस बंद करके दोबारा चेक करना कि मैंने बंद किया है कि नहीं किया है, लॉक लगा के दोबारा चेक करना कि मैंने लॉक किया है कि नहीं किया है, भगवान के प्रति थॉट्स। मैंने ये बहुत सारे ये जो बेसिकली 3-4 सिम्टम्स हैं, एक तो सफाई का, ये मैंने अपने घर वालों में भी देखा है, और तो बेसिकली यानी कि वो लोग भी ओसीडी से गुजर रहे हैं। देखिए, नॉर्मल साफ सफाई तो हम सभी को पसंद आती है, और कई बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर हम घर लॉक करके कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो एक बार तो लोग कोई भी चेक कर लेता है। अगर कभी कभार आप ऐसा करते हैं, या आप कहीं बिजी थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, और आपने तब कोई काम करा और आपको डाउट हो रहा है कि ये काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, और आपने चेक कर लिया और आप नॉर्मल हैं, लेकिन आप पैनिक होकर नहीं किया आपने ये सब चीज़ें, तो ये नॉर्मल ही है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें रूटीन में ही रिपीट कर रहे हैं, और अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हैं, या उस एक पर्टिकुलर वे में जिस तरीके से आपका ब्रेन चाह रहा है क्लीनिंग, वो नहीं कर रहे हैं, और आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तब इसको कंसिडर किया जाएगा कि आपको ओसीडी हो सकता है। तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं ओसीडी के? आपको ना एक अनकंट्रोलेबल अर्ज आती है। जैसे सब लोगों को अलग अलग थीम होती है, किसी को कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने की भी आदत होती है, उसे होर्डिंग थीम कहते हैं। ऐसे ओसीडी की बहुत सारी थीम्स होती हैं, तो अलग अलग तरीके की ओसीडी होती है। तो अब जब भी कुछ अर्ली सिम्टम्स आएंगे तो आपको ना डाउट होने शुरू होंगे, वहम आने शुरू होंगे, और वो वहम आपको इतने रियलिस्टिक लगेंगे कि आप उन्हें वेरीफाई करना चाहेंगे। आपको अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी होगी, और जब तक आप कुछ एक्शन नहीं ले लेंगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये एक अर्ली सिम्टम होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मेरे को डाउट हो रहे हैं बार बार, और मेरा ब्रेन मुझसे डिमांड कर रहा है कि अब इस चीज़ के लिए पूरा 100% वेरीफाई करो इसे। 100% गारंटी, सर्टेनिटी या सेफ्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन वर्ड है। 100% सर्टेनिटी आप कहाँ से लाएंगे? लेकिन आपका ब्रेन आपको फोर्स कर रहा है। जब भी आप कुछ एक्शन रिपीट करने लगे, कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में अननेसेसरली रिपीट होने लग जाए, मेंटल लेवल पर या एक्शन के लेवल पर, तभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके सिस्टम में कुछ केमिस्ट्री चेंज हो गई है, जिसकी वजह से आपको ऐसी अर्जेस आ रही हैं। अच्छा। अगर आप तभी ध्यान दे देते हैं, या आपको ना याद नहीं रहता, मतलब आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही है, आपको डाउट होने शुरू हो गए हैं, मैंने ये किया था ठीक से या नहीं किया था, ये सबसे अर्ली साइंस होते हैं। इन पर ज़रूर गौर करना चाहिए, इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मैम ऐसा कौन सा सिचुएशन पॉइंट है जब अब लगे कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? क्योंकि इसमें से बहुत सारे सिम्टम्स जो है, अर्ली साइंस जो है, बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों में कुछ ना कुछ 10%, 15%, 20%, क्योंकि आज के टाइम में जनजी जनरेशन में खास करके सोशल मीडिया के मैक्सिमम यूसेज से लोगों के अंदर ये अर्ली सिम्टम्स दिखते हैं। तो ऐसे कौन सा सैचुरेशन पॉइंट है जब हमें लगे कि हमें डॉक्टर के पास विजिट करना ही चाहिए? देखिए, जब आप अवेयर हो जाते हैं अपने ही इश्यूज के लिए, और अवेयर होने के बाद अगर आप उस चीज़ को करेक्ट कर पाए, तो यानी कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, और आप उसे वहीं पर ही
खत्म कर सकते हैं, लेकिन अवेयर होने के बावजूद भी आपका ब्रेन ना कन्विंस ही नहीं हो रहा है और आपको फोर्स ही करे जा रहा है और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मुझे पता है कि ये टोटली इरेशनल थॉट है। जैसे एक लेडी थी, उनके दिमाग में ऐसा थॉट आता था कि अगर मैंने पूरा 1.5 घंटा अगर मैंने पूजा नहीं की है तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट भी नहीं होगा, केवल डेथ हो जाएगी। सीधा एक्सीडेंट का मतलब डेथ हो जाएगी। तो वो बहुत कंपल्सिवली प्रेयर करती थी, पूरा 1.5 घंटा घड़ी में देखकर उनकी प्रेयर होनी चाहिए। 2 मिनट भी कम नहीं हो सकते, उसमें ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। अब वो जानती थी कि ये बेतुकी बात है, मैजिकल थिंकिंग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि मेरे 1.5 घंटा प्रेयर करने का और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट और उनकी डेथ का। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो ऐसे रोबोट बन जाती थी कि जैसे उनको ना किसी ने बिल्कुल फ्रीज मोड में डाल दिया है कि अब तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और तुम 1.5 घंटा पूजा करने के बाद ही रिलीज की जाओगी। बंदूक की नोक पर आपसे कोई कुछ करवा रहा है। अच्छा। तो जब आपका इतना कंट्रोल जा चुका है और पता होने के बावजूद भी कि बेतुकी बात है और आप बाउंड हो गए हैं, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे ना प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। क्या ये ओसीडी किसी को भी हो सकता है या फिर कोई एज लिमिट है? सबसे ज्यादा रिस्क मतलब कौन से वर्ग में है? मेल को है, फीमेल को है, बच्चे को है, ओल्डर को है, किसको है? ओसीडी किसी को भी हो सकता है। मैंने बहुत छोटे बच्चे भी देखे हैं, 7-8 साल के भी बच्चे भी देखे हैं जिनको ओसीडी हुआ, और 70-75 साल के इंसान भी देखे हैं जिनको, हाईली इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इस तरीके के लोग भी देखे हैं, आईएएस ऑफिसर भी देखे हैं जिनको ओसीडी है, और ऐसे जो अनएजुकेटेड हैं उनको भी है। तो ओसीडी किसी को भी हो सकता है। कोई भी बीमारी जैसे किसी को भी हो सकती है, तो ओसीडी भी किसी को भी हो सकता है। इसका मेल फीमेल या किसी के एजुकेशन लेवल या फाइनेंशियल लेवल से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी आपके पास सबसे ज्यादा केसेस आए होंगे, तो सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग आए हैं? कौन से जेंडर के सबसे ज्यादा, जो एज है, कौन से एज के लोग सबसे ज्यादा आए हैं? देखिए, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो 20 साल से लेके 45 साल के लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये वो पीक एज होती है जिसमें इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने इश्यूज को लेकर फिक्स करने की चाहत होती है उसमें ना। मैम, बहुत बार देखा गया है कि किसी इंसान को छोटी मोटी भी बीमारी की सिम्टम्स आएगी बॉडी में, फिजिकल हेल्थ में, तो बंदा इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे को कोई कैंसर तो नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। ऐसा बहुत सारे लोगों में, मेरे नोन में ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनको फीवर हो गया, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उनको वो अज्यूम करने लगते हैं कि मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो क्या ये भी ओसीडी है? ये भी हेल्थ ओसीडी है। इसको हेल्थ एंजाइटी भी कहते हैं, और हाइपोक्रोंडिया, जिसमें कि एक पर्सन को ना छोटे छोटे से सिम्टम्स भी उसका दिमाग कैटास्ट्रोफिक यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि कोई बड़ी बीमारी की तरह ऐसे आशंका जताता है और उसको डर लगता है। जैसे अगर कहीं पर भी हल्का सा भी ऐसे टच किया और लग रहा है कि कुछ हल्की सी गांठ है, तो उसको लगेगा कि ये ना ये कैंसर की गांठ है, सीधा सा। इस तरीके से अगर सपोज कीजिए कि हार्ट में हल्का सा ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, तो उसको ये सिम्टम लगेगा कि ना ये एक सिग्नल है, हार्ट अटैक आने वाला है मुझे। तो कोई भी छोटे से लक्षण को भी दिमाग बहुत बड़ा बना देता है और वो इंसान डरता है। मेरे पास एक लड़का इलाज करा रहा था, अब तो वो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके शहर के सारे लैब वाले उसको भगा देते थे शक्ल देखते कि जा, अब तेरा टेस्ट नहीं करेंगे हम। उसने कोई नहीं छोड़ी थी, और वो दूसरे शहर जा जाकर भी टेस्ट करा रहा था अपना। टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आने पर भी उसको यकीन नहीं होता था कि मैं हेल्दी हूँ। वो डॉक्टर बदलता रहता था, उसको लगता था कि शायद डॉक्टर साहब से कुछ मिस हो गया है और उन्होंने मुझे ठीक से नहीं देख पाए हैं और मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो जब उसको एक डॉक्टर ने सख्ती से डांट कर बोला कि तुमको ये जो है ना ऑब्सेशन है, तुम्हें वहम हो गया है, तुम जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलो, हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। तो वो लड़का जब मेरे पास आया, तो हम क्योंकि बिना दवाइयों का इलाज करते हैं साइकोथेरेपी से, जैसे मैं हिप्नोथेरेपी करती हूँ, सीबीटी करती हूँ, एक्सपोजर थेरेपी करती हूँ, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी करती हूँ, इस तरह से हम बहुत सारी थेरेपीज करते हैं। तो पूरा हमारा बिना दवाई का इलाज होता है, उसमें हम डाइट, लाइफस्टाइल सारे चेंजेस कराते हैं। तो उससे कुछ महीनों में उसकी कंडीशन कंट्रोल हुई, और उसका जो इतना डरा हुआ अंदर का पूरा सिस्टम था, अमिगडाला ओवर एक्टिव हो चुका था, उसका पूरा नर्वस सिस्टम ओवरलोड चल रहा था, हमने उसकी पूरी कंडीशन कंट्रोल की और नेचुरली इसको बिल्कुल क्योर किया। वो पूरी तरह क्योर हो चुका है? पूरी तरह से ओसीडी बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना दवाइयों का, इसका 100% इलाज संभव है। ओसीडी के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं? जैसे ओसीडी में अभी मैंने आपको थीम्स बताई हैं कि कंटामिनेशन होती है, चेकिंग होती है, रिलीजियस का होता है, बहुत सारे लोगों को सिमेट्री का होता है, और होमोसेक्सुअल होती है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है ओसीडी।
कोई भी थीम हो सकती है, एक थीम की सब थीम्स भी बहुत सारी होती हैं। तो कोई भी चीज अगर आपका दिमाग बार बार रिपीटेड मोड पर आपसे डिमांड कर रहा है और आपको डरा रहा है और आप उसके लिए बाउंड हो गए हैं और आप उसको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी आपको समझा ले, फैमिली मेंबर कितना भी रिएश्योरेंस दे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो चीज ऐसे ही होनी चाहिए, तो वही ओसीडी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जो 2-4 पॉपुलर थीम है वही ओसीडी है, बहुत ही वियर्ड तरीके की सिचुएशन सिनेरियोज भी हमारे सामने आते हैं और तब ये ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब वो इंसान घर वालों को भी वही कराता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनका इलाज चल रहा है, अभी वो 70-80% रिकवर हो गई हैं। जब वो शुरू में आई थी तो अपने हस्बैंड को वो दिन में 12 बार नहलाती थी। क्या करती थी? 12 बार नहलाती थी कि तुम जो है ना, अभी तुमने ये टच कर दिया, जाओ अब तुम नहा कर आओ, पूरा हेड बाथ, पूरा सर से लेकर पाँव तक पूरा नहाओ, शैम्पू और वो कर लेते थे? करना ही पड़ता है, नहीं तो वो इंसान इतना रोता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है, तकलीफ होती है। तो वो घर वाले कई बार ऐसे, इसको कहते हैं प्रॉक्सी कंपल्शन, वो कर लेते हैं ऐसे कि चलो भाई ये इतना रो रही है, तड़फ रही है और मेरे 2 मिनट लगा कर नहाने से इसको रिलीफ मिल रहा है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इससे ओसीडी बढ़ती जाती है। हमें कब पता चलेगा कि ओसीडी अब अनकंट्रोलेबल है और ये हमको हार्म भी कर सकता है? जैसे बहुत सारे ओसीडी होते हैं, लोग पीसफुल रहते हैं कि हाँ ठीक है सामान को ठीक करना है, साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ओसीडी के ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो लगता है कि वो खुद को हार्म कर देंगे। ये भी एक थीम होती है हार्म की, जिसमें एक इंसान को इस तरीके के विचार आते हैं कि कहीं वो जैसे छत पे है तो यहाँ से जंप ना कर जाऊं, या अगर रोड पे जा रहा है तो कहीं मैं किसी गाड़ी के आगे ना आ जाऊं, ये सेल्फ हार्म की है। किसी किसी को ऐसे आते हैं कि वो अपने बच्चे को हार्म ना कर दे। एक न्यूली मदर मेरे पास आई थी तो उनका बच्चा 1.25 महीने का था, उनके मन में ऐसे विचार आते थे कि इसका गला दबा दो, ऐसे जैसे कोई बोल रहा है अंदर से, तो उनको डाउट होता था कि कहीं मैं सच में गला ना दबा दूं इस तरीके से। तो अपने ही लोगों को हार्म करने के, खुद को हार्म करने के, जैसे एक क्लाइंट थी मेरी, वो रसोई में जाती थी, चाकू देखते उनके दिमाग में आता था कि कहीं तो उठाकर अपनी नस ना काट ले, ऐसे विचार आते थे। लेकिन ऐसा इंसान ना तो अपने आप को हार्म करना चाहता, ना दूसरे को करना चाहता, बल्कि वो उससे डर जाता है कि कहीं मैं ऐसा करना दूं। इसको हम कहते हैं कि थॉट एक्शन फ्यूजन। ऐसा लग रहा है कि जैसे थॉट आना इज इक्वल टू एक्शन, या थॉट इवेंट फ्यूजन की ऐसा अगर विचार आया तो अब ये घटना होकर ही रहेगी, या थॉट आइडेंटिटी फ्यूजन, यानी कि अगर मैंने ऐसा सोचा है तो मैं गलत इंसान हूँ, मतलब मेरे मन में ही ये विचार क्यों आया, हाँ। शायद मैं ऐसा चाहता हूँ। लोग जज करने लगते हैं खुद को। तो हम उन्हें सिखाते हैं क्या आपकी डिजायर थी, क्या आपने कभी कोई एक्शन लिया है, क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से हम साइकोथेरेपिस्ट में बहुत कुछ सिखाते हैं, जिससे हम उनके अंदर की आइडेंटिटी जो फ्यूज हो गई होती है विचार से, उसे डिफ्यूज करते हैं, यानी कि उन्हें सेपरेट करते हैं कि आप विचार नहीं हो, ये महज आपके दिमाग में आने वाला एक विचार है, आप इसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो इसलिए आप पर हावी हो रहा है। तो हम सिखाते हैं उन्हें थेरेपीज में। लेकिन वो इंसान अपने आप को हार्म नहीं करता, ना दूसरे को करता, लेकिन उस डर की वजह से वो उन ऑब्जेक्ट से दूरी बनाता है, वो उन लोगों से भी दूरी बनाता है, रोता है, परेशान होता है, अंदर तड़फता है। लेकिन वो हार्म करने के ऐसे नहीं देखे गए हैं कि वो इंसान हार्म कर ले। हाँ, अगर कोई इंसान बहुत ही एक्सट्रीमली परेशान हो गया, अपने जीवन से निराश हो गया, उसे कोई समझ नहीं रहा है, तो देखिए एक्सट्रीम केसेस में तो कई बार बड़ी अनहोनी भी सामने आती है, किसी की परिवार में ऐसे हादसे हो जाते हैं। शहर में तो लोग फिर भी ओसीडी जानते हैं कि हाँ ठीक है ओसीडी है, एक बीमारी है, इसको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन आज भी गाँव में जो टियर 3 टियर 4 शहर है या फिर रूरल एरिया है, वहाँ पे अभी भी लोगों को पता नहीं है कि ओसीडी नाम की कोई चीज़ है, और लोग जज करते हैं। जैसे कि कोई मानो किसी की फैमिली मेंबर है, वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो ओसीडी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये ओसीडी है, वो उसको जज करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, और बहुत गंदा जज करते हैं, जिनके वजह से उनके मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर वो बहुत परेशान होते हैं। देखिए ऐसे लोगों की मदद के लिए मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, और YouTube पे मैं इतना सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाती हूँ, चाहे आधा घंटे की बने या 1 घंटे की, कि ताकि ऐसे लोगों की मदद हो जाए, वो समझ सकें या परिवार को समझा सकें। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं कि मैडम आपकी वीडियो दिखाई, जब घर वाले समझे कि ये बीमारी है, ये पुराने जन्मों का कुछ नहीं है, या भूत प्रेत या टोना टोटका कुछ नहीं है। अक्सर जिन लोगों में समझ की कमी होती है तो वो इसे इस बात से सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से कनेक्ट करते हैं कि कुछ ऊपरी पराया हो गया है, तो झड़वा के ताबीजें पहनकर भी हमारे पास आते हैं, लेकिन उस सब से कुछ नहीं होता, इलाज ही कराना पड़ता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच सच, MDH
दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए न्यूजीलैंड के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA साइन किया है। यह सिर्फ 2 देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि भारतीय छात्रों, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए नए अवसरों का दरवाजा भी है। इस डील के तहत भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। सिर्फ व्यापार ही नहीं, यह समझौता भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए भी बेहद खास है। तो आखिर यह FTA भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा? इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझा रही हैं कंटेंट क्रिएटर सुंबुल अंसारी। क्या आप जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन हुई है, जो हम सब के लिए बहुत सारे मौके लेकर आई है। इसे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कहा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि अब न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी हमारे प्रोडक्ट्स वहां और भी सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये डील रिकॉर्ड 9 महीने में पूरी हुई है, जो इसे अब तक का सबसे तेज एग्रीमेंट बनाती है। इसमें न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड में पढ़ाई के साथ 20 घंटे काम करने और पढ़ाई के बाद 3 से 4 साल तक के वर्क वीजा की पक्की सुविधा मिलेगी। स्किल्ड लोगों के लिए 5000 वीजा का एक अलग रास्ता भी खुला है और हर साल 1000 युवाओं को वर्किंग हॉलिडे वीजा मिलेगा। अब बात करते हैं कि भारत के किन राज्यों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, गुजरात के जामनगर और सूरत जैसे शहरों से पेट्रोलियम, केमिकल्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से दवाइयां और ऑटो पार्ट्स का दबदबा न्यूजीलैंड में और मजबूत होगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों को बासमती चावल और प्रोसेस्ड फूड पर मिलने वाली 5 से 10% तक की टैरिफ छूट का सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और मुरादाबाद के लेदर गुड्स और हस्तशिल्प के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बतूर के टेक्सटाइल और कपड़ों पर अब 0 ड्यूटी लगेगी। दिल्ली और NCR की इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल सामान के लिए भी ये बड़ी जीत है। बिहार की मखाना और लीची जैसे खास प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना पाएंगे। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय
और ओडिशा के समुद्री प्रोडक्ट्स यानी सी फूड को बेहतर दाम मिलेंगे। केरल और आंध्र प्रदेश के मसालों और झींगा मछली के एक्सपोर्ट में भी भारी उछाल की उम्मीद है। वहीं राजस्थान की ज्वेलरी और मध्य प्रदेश के तिलहन को भी इस डील से नई ताकत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दवाइयों से लेकर जम्मू कश्मीर के केसर और सेब तक दुनिया के इस हिस्से में और आसानी से पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की चाय और ऑर्गेनिक मसालों की भी ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं। कुल मिलाकर ये FTA सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि हमारे किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए तरक्की की एक नई उड़ान है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार।